हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया। तो जितना बना था मैंने उतना अपलोड कर दिया है। मेरे ख्याल से वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2022 का और 200 वर्ड में लिखना है, यानी 1200 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया जाता है। मेनली आपको ये बताना है कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है उनके आधार पर, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है वो कौन से हैं जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु माना जाता है या कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है कि भारत वैश्विक ख्याति प्राप्त कर अपनी छाप छोड़ी है। भारत के विश्व भारत के विश्व गुरु बनने के आधार। विज्ञान के क्षेत्र का पहले देख लेते हैं। तो ऋषि कणाद ने अणुओं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, तथा परमाणु की सबसे छोटी इकाई भी बताया। सेकंड, चिकित्सा के क्षेत्रमान में जैसे चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत आदि ने योगदान दिया। गणित के क्षेत्र और खगोल के क्षेत्र में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, तथा भारत में ही दशमलव पद्धति का विकास हुआ। पृथ्वी की स्थिति तथा आकार की खोज भारत में ही हुई। नेक्स्ट, योग तथा धर्म दर्शन। महर्षि पतंजलि ने योग को विभिन्न मुद्राओं तथा उनकी शारीरिक लाभों को बताया। साथ ही भारत अनेक धर्मों तथा संप्रदायों की क्रीड़ा स्थली रहा, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसका कहने का मतलब ये है कि जो थिकनेस कम ज्यादा हो जाता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो पतंजलि वो योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। योग एक साधना है, एक्सरसाइज है और भी तमाम चीजें हैं। तो आजकल में जैसे आपने देखा होगा अवसाद वाली जो स्थिति है, अवसाद, डिप्रेशन या जो भी है, तो इसके निवारण के लिए योग हो गया, ध्यान हो गया, ये सब जो चीजें हैं आज भी कंटिन्यूअसली रूप से चली आ रही हैं, जो कि उस समय पतंजलि द्वारा बताई गई थी। आज भी देखिए, विश्व योग दिवस विश्व नहीं, भारतीय योग दिवस या विश्व योग दिवस जो भी है, या योग दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। मेरे ख्याल से देख लीजिएगा जो भी हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 21 अप्रैल है मेरे ख्याल से। 21 अप्रैल को योग दिवस मनाया जाता है। और दूसरा ये है कि जो भारत रहा है, भारत ने उस समय, आज भी ऐसी बात नहीं है, आज भी और उस समय भी विभिन्न विभिन्न संप्रदाय संप्रदाय और धर्म के लोगों की धर्म के लोगों विभिन्न संप्रदाय और धर्म के लोगों की क्रीड़ा स्थली रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ धार्मिक विविधता थी, और जहाँ डाइवर्सिटी अधिक रहती है वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा रहता है, ऐसा इन्वायरमेंट में बोला जाता है। और सामाजिक रूप से जो भी है मुद्दे वो सब होते रहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, अर्थव्यवस्था। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन व्यापार था। मिलिंद पन्नो ने चीन के साथ भारत के व्यापार का वर्णन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थान
सर्वप्रथम भारत की ही देन मानी जाती है। यहाँ शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी, जो अन्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भारत में ही तक्षशिला सबसे पहले यूनिवर्सिटी खुली पूरे अर्थ पे। सोचिए, भारत इतना आगे था कि पहली बार शिक्षा दी गई लोगों को, वो भी प्रोफेशनली विद यूनिवर्सिटी के साथ। तो चाणक्य जो थे शायद इसी तक्षशिला में अध्यापक थे। और राजनीति के क्षेत्र में आजादी के बाद से भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, का प्रतिपादन किया, जिसका बाद में अन्य देशों ने भी अनुसरण किया, जो कि वैश्विक शांति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गुटनिरपेक्ष का मतलब किसी भी ग्रुप में ये शामिल नहीं है डिसीजन लेने के मामले में। और वैसे तो हिस्सा है, ये है जैसे ब्रिक्स का है, उस टाइप की चीजें नहीं, वैसे किसी पॉलिसी या किसी मुद्दे को लेके जहां विश्व की शांति विघटित होती हो, तो ऐसे भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन किया, जैसे वहां नाटो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 का। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन का जो मेन बॉडी है वो है कि जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये इसका मेन बॉडी है। मेन बॉडी है 200 वर्ड का है, तो 20-25 वर्ड तक हमारा इंट्रो जा सकता है और 20-25 वर्ड ही हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और मेन बॉडी में करीब 80 से 70% लिखा जाता है, 150 140 इतने वर्ड। तो गुप्त काल का इंट्रो दे लेते हैं कि स्वर्ण युग से तात्पर्य उस काल से उसका स्वर्ण युग से तात्पर्य उस काल में आर्थिक प्रगति, साम्राज्यवादी विकास, साहित्य एवं कला के साथ विज्ञान और तकनीकी का उन्नत स्वरूप देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में क्यों माना जाता है, ये देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां को बढ़ावा। उदाहरण के लिए भारत गुप्त काल में 550 ईस्वी में पूर्व रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का निर्यात करता था। जो सिल्क रूट था वहाँ इसका व्यापार होता था, और भारत इसकी पकड़ थी गुप्तों की, तो वहाँ जो व्यापारी जाते थे उनसे कर वसूलना, ये सब चीजें से हमारे यहाँ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। दूसरा, विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र और आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में योगदान दिया। जैसे वहाँ वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और आर्यभट्ट ने बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। वहीं आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली को भी विकसित किया, ऐसा है। फिर गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के मेहरौली का स्तंभ व सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांसे की प्रतिमा इस काल की धातु कला की उन्नति को दर्शाती है। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं, मेहरौली का जो स्तंभ है दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में, वो समझिए कि इतना पुराना उनका कास्टिंग प्रोसेसिंग था उस समय, कि आज भी उस स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इतना ह्यूमिडिटी, बारिश, कई बारिशें झेलने के बावजूद भी उसमें जंग नाम की कोई चीज नहीं है। तो सोचिए कितना उधर कास्टिंग प्रोसेसिंग अच्छा रहा होगा। फिर आते हैं साहित्य के क्षेत्र में। गुप्त काल में भास ने दरिद्र चारुदत्त नामक नाटक लिखा। इसके अलावा कालिदास भी इस काल के महान कवि थे। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि की कृति पर आधारित संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मंदिर निर्माण की शुरुआत जो हुई वो पहली बार गुप्त काल में ही हुई। इससे पहले मंदिर निर्माण की कोई कला नहीं थी। जैसे तिघवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर आदि। मूर्ति कला के उदाहरण सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा पाटलिपुत्र तथा सारनाथ प्रमुख मूर्ति कला के केंद्र थे। धातु शिल्प। गुप्त काल में अधिक सिक्कों का प्रयोग आर्थिक संपन्नता को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के उत्कीर्ण सिक्कों में विविधता लाई गई, जैसे सिक्कों पर देवियों का आकृति, गरुड़ का चित्रण और समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया।
बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या बिना किसी लेजर के सिक्कों पे आपका, जैसे आजकल जो मेटल के टिफिन उफिन या थाली वाली होते हैं तो लेजर द्वारा उन पे नाम उम लिखवाया जाता है या आकृति या शेप उप बनवाया जाता है। और वहां न तो लेजर सिस्टम थे न तो इलेक्ट्रिसिटी थी, तो वही जो ढालने वाली प्रथा थी उसी के अनुसार ये चित्र उस पे देवियों के या गरुड़ के, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ये ढाला जाता था। सोचिए इतनी कला एडवांस थी उस टाइम में। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गुप्त काल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर अपने मानक स्थापित किए, जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जो कि आगामी राजवंशों के लिए मार्गदर्शक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 का है और ये 125 वर्ड का है, मौर्य काल से संबंधित है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। कुछ नहीं करना है इसमें, मौर्य काल का थोड़ा सा इंट्रो देना है और जो उस समय की कला और स्थापत्य कला की विशेषताएं थी उनका एक एक करके लिख देना है। तो भारतीय कला का सुव्यवस्थित इतिहास मौर्य काल से प्रारंभ होता है। मौर्य काल से पत्थरों का प्रयोग सजावट, विशाल भवन निर्माण, सूचनाओं और संचार के लिए अभिलेखों के निर्माण किया जाने लगा, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की एक अनमोल विरासत बनकर उभरा। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है अभिलेखों का प्रयोग राज्य की घोषणाओं और साम्राज्य की सीमाओं के निर्धारण में किया गया, जैसे कलिंग, कालसी के अभिलेख। जो अभिलेख अशोक या मौर्य कालीन में जो बनाए गए, वो टेरिटरी डिसाइड करने के लिए या अपने राजा को आदेश, जो राजा के आदेश होते थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसा किए गए। फिर नेक्स्ट है विहार का निर्माण। विहार का निर्माण किया गया जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम तथा आवास के लिए किया गया। फिर स्तूप का निर्माण। स्तूप बौद्ध धर्म के एक पूजा स्थल कहलाते हैं, जैसे सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप। दिव्यावदान में 84,000 स्तूपों के वर्णन के साक्ष्य मिलते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। लोक कला, यह स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, जैसे दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। ये क्वेश्चन पूछता है कि दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां किस काल की हैं, तो ये मौर्य काल की है, ये ध्यान रखिएगा। गुफाओं का निर्माण, आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों बिहार में जो है उनको काट कर गुफाओं का निर्माण कराया गया, जो कला और तकनीकी का उत्तम उदाहरण है। सोचिए बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना किसी मशीन के पहाड़ों को काट के गुफाओं का निर्माण किया जा रहा है, तो ये उस समय की सोचिए कितनी बौद्धिक लेवल कितना अधिक रहा होगा। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन या स्थापत्य जो बनाते हैं वो दो टाइप से होता है। एक होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बॉटम, और दूसरा होता है बॉटम टू टॉप, टॉप। आज आज जितने भी घर और बनते हैं ये बॉटम टू टॉप बनते हैं। पहले नींव खोदी जाएगी, नींव होगा, फिर ईंट की दीवारें बनाएंगे, फिर छत डाला जाएगा। लेकिन इसमें इसमें ये होता था कि एकाश में पत्थर या पत्थर एक होता था या पहाड़ियां होती थी, उनको बाहर से पहले छत बनेगा, फिर दीवार बनेगी, फिर फर्श बनेगा, फिर उसमें खिड़की लगाई जाएगी या दरवाजे होंगे। ये टॉप टू बॉटम होता था। एलोरा, अजंता, इस टाइप की जो गुफाएं बनाई गई हैं, बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनाई गई हैं, ये इसी बेस पे बनाई गई हैं। इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्तंभ लेख। राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए राजकीय प्रतीक के रूप में निर्माण कराया, जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ। फिर मौर्यकालीन स्थापत्य कला ने न केवल भारतीय कला की संस्कृति में योगदान दिया, बल्कि इतिहास, लेखन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नागर शैली। नागर शैली में मंदिरों, हमारे यहाँ शैलियाँ हैं मंदिर स्थापत्य की, हमारे यहाँ जो शैली है नागर है, बेसर है, अमरावती है। मूर्ति कला की गांधार है, मथुरा है, और एक और है, गांधार हो गई, मथुरा हो गई, और कौन सी है, एक नहीं याद आ रहा है मुझे। गांधार, मथुरा, और सॉरी ये कभी याद नहीं आ रही है, लेकिन गांधार, मथुरा और क्या था यार, ठीक है।
हाँ, मंदिर स्थापत्य की जो कलाएं हैं वो बेसिकली तीन है। मंदिर स्थापत्य की जो कला है वो बेसिकली तीन है। एक है आपका नागर, बेसर, अमरावती। नहीं, अमरावती नहीं है, द्रविड़ है। द्रविड़ है। द्रविड़ है, ये मंदिर निर्माण की है। मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण की। और जो मूर्ति निर्माण की है, मूर्ति निर्माण की, मूर्ति निर्माण की जो कलाएं हैं वो है आपका गांधार, मथुरा, अमरावती। अमरावती, इसी को वेंगी भी कहा जाता है। इसी में मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हो गया था। तो ये तीन है। तो अब जैसे नागर का पूछा है तो आप बेसर का बेसिक पैरेलल देख लीजिए, द्रविड़ का भी देख लीजिए। मूर्ति निर्माण का अगर गंधार पूछा जाता है तो उसी कंसेप्ट पे या उसी बेस पे मथुरा का और अमरावती का अपने रिवीजन के लिए ये एक बार देख लीजिए। नागर शैली में मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताएं बतानी है। इसी तरह क्वेश्चन पूछ देगा, द्रविड़ शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। बेसर शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताएं, क्योंकि फीचर्स में यही पैटर्न है, ये ऊपर नीचे करके यही पूछा जाता है। तो नागर शैली मंदिर वास्तुकला की एक शैली है जिसका विकास 5वीं शताब्दी के पश्चात भारत के उत्तरी भाग से लेकर विंध्य क्षेत्र तक विस्तृत था। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताएं, इसमें मंदिर का ढांचा एक पत्थर के चबूतरे के ऊपर बनाया जाता था जिसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। गर्भगृह वर्गाकार होता था। पंचायतन शैली का प्रयोग, पंचायतन शैली का मतलब ये होता है कि जो हमारा मेन मंदिर होता है, लेट अस अज्यूम दिस इज द मेन मंदिर, तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे जिन्हें सहायक मंदिर या छोटे छोटे मंदिर कहा जाता था। इस पूरी शैली को जो बोलते थे हम लोग पंचायतन शैली बोलते थे। तो पंचायतन शैली का प्रयोग सहायक मंदिरों का मुख्य आधार के चारों कोनों पर स्थापित किया गया। मंदिर के निर्माण में बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, ये मटेरियल हो गया। इस शैली में दीवारों का निर्माण पत्थर व ईंटों से किया जाता था। और इस शैली में तोरण मंदिर का प्रवेश द्वार, जैसे आप देखे होंगे कि कहीं मंदिर होता है तो ये इधर मान लीजिए मंदिर है, तो इधर का जो एरिया है जहाँ से एंट्री होती है तो ऐसे तोरण बनते थे। इन्हें तोरण द्वार यानी मंदिर में प्रवेश द्वार, इन्हें तोरण बोला जाता था। ये लकड़ी के, पत्थर के, इन पे चित्र भी बने होते थे, डायग्राम भी बने होते थे। यही है, पत्थर के, लकड़ी के बने होते थे तथा मूर्तियों से सजाए जाते थे। तो ये जो फिगर है, डायग्राम है, इसे यहाँ नहीं बनाना चाहिए मुझे, इसे आपको उठा के रिप्लेस करना चाहिए यहाँ पर, और छोटा बनाना है, इतना बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। और ये जो डायग्राम हो गया, जैसे कि जैसे डायग्राम है, डायग्राम है, तो अगर मूर्ति कला या स्थापत्य कला कहते हैं तो उनका वो बनाएंगे। कहीं कहीं भारत का मैप का भी दिखाना होता है, तो अब भारत का मैप दिखाना है आपको तो पूरा नहीं दिखाना। मान लीजिए कि नॉर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का क्षेत्र दिखाना है तो आप इतना बना सकते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रायद्वीपीय भारत की बात करनी है तो आप सिर्फ इतना बना सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। इससे क्या होता है कि 0.5 नंबर इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि 0.5 नंबर आपका इंक्रीज हो गया एक क्वेश्चन में, डायग्राम से, फैक्ट से, अच्छा रिप्रेजेंटेशन से। तो 0.5 नंबर भी अगर आपका पर क्वेश्चन में इंक्रीज होता है तो एक पेपर में आपके 10 नंबर बढ़ेंगे, 6 पेपर में आपका बढ़ जाएगा 60 नंबर। 60 नंबर सोचिए कितना इंक्रीज हो गया। तो ये जो छोटे छोटे काम है ये आपको करने हैं फैक्ट के रूप में। एक कोई अच्छा खासा फैक्ट हो गया, कोई स्टेटमेंट है किसी का, स्टेटमेंट हो गया, कोई कथन है, अरे स्टेटमेंट, कोई एग्जाम्पल है अच्छा खासा, एग्जाम्पल हो गया, और कोई डायग्राम हो गया, ये आपके बढ़ाएंगे तो पॉइंट नंबर 1 नंबर आपके इंक्रीज होंगे, जो कि ओवरऑल ओवरऑल आपका नंबर इंक्रीज कर देते हैं। वही वाली कहावत है कि एटॉमिक हैबिट चेंज ग्लोबल, मतलब कि आप छोटे अणु लेवल पे, परमाणु लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे कोई हैबिट विकसित करते हो तो जो ग्लोबल लेवल या पूरा बाहरी रूप से जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो यही पड़ता है। जैसे डीएनए में परिवर्तन के कारण बॉडी का कंस्ट्रक्शन या
लक्षण बदल जाना, वो वैसा ही काम करता है ये छोटे छोटे डायग्राम। तो इन पे थोड़ा फोकस करिए और कंटिन्यूसली करिए, कोशिश करिए ये डायग्राम बनाने की, कहाँ डायग्राम सेट हो सकता है, कहाँ फैक्ट सेट हो सकता है, कहाँ स्टेटमेंट सेट हो सकता है, कहाँ एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं, ये आपको करना होगा। फिर है पंचायत शैली के उदाहरण, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, और मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये सभी मंदिर जो है उदाहरण है वो नागर शैली के हैं। वैदिक साहित्य की बात कर लेते हैं। तो वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। वैदिक साहित्य के, वैदिक से क्वेश्चन था कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित, वैदिक साहित्य में उल्लिखित भारत की भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो वो एक क्वेश्चन हो गया, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन इधर पूछा गया है वैदिक साहित्य से। तो वैदिक साहित्य का जो क्वेश्चन है, इसमें हमको ये करना है कि मैं बता देता हूँ कि वैदिक साहित्य में क्या क्या है। जैसे जो वैदिक साहित्य है, कलर कुछ और लेते हैं। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य साहित्य है, इसे मेनली दो रूपों में बांटा गया है। पहला है आपका श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य, और दूसरा है स्मृति साहित्य, साहित्य। ये श्रुति साहित्य हो गया और वो स्मृति साहित्य हो गया। तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आपका आ जाएंगे आरण्यक, उपनिषद, ये स्मृति साहित्य में आपका आ जाएगा सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य, और वेदांग, वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6 है। तो वेदांग में 6 में कौन कौन है? पहला है आपका शिक्षा, शिक्षा, कल्प, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, निरुक्त, छंद, और आपका हो गया तो ज्योतिष। ये है आपके 6 वेदांग है। वेदांग के बाद आपका आता है व्याकरण साहित्य, वही पाणिनि वाला या जो भी है व्याकरण साहित्य, व्याकरण साहित्य अष्टाध्यायी वाला। और फिर है महाकाव्य, महाकाव्य 2 है, जानते ही हैं आप। एक है आपका रामायण, रामायण, और एक है आपका महाभारत, महाभारत, भारत। ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया है या रचित है? वेद व्यास। और ये है आपका वाल्मीकि, वाल्मीकि द्वारा ये लिखा गया है। वाल्मीकि का आता है वर्तनी शुद्धिकरण। तो वाल्मीकि का जो वर्तनी शुद्धिकरण है वो बड़ी ई की मात्रा म पे और छोटी ई की मात्रा क पे रहेगी, उसे वाल्मीकि लिखा जाता है। ठीक है, इसी को हमको एक्सप्लेन करना है, बस और कुछ नहीं है। आइए करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक साहित्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं। वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या 4 है, आप सभी को पता ही होगी। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या एवं यज्ञ विज्ञान का वर्णन किया गया है। चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है, पंचविश और षड्विश सामवेद का है, अरण्यक। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के साथ लोगों के सामाजिक और
लोगों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के विषय के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उपनिषद क्या है? इसमें विश्व की उत्पत्ति, जीवन और मृत्यु, भौतिक व आध्यात्मिक जगत के संबंध में चर्चा की गई है। इसकी संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। साहित्य, स्मृति साहित्य में देख लेते हैं। सूत्र साहित्य। उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्य जटिल एवं व्यापक हो गए थे, अतः वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई, जैसे स्रोत सूत्र, फिर है आपका ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र आदि। फिर वेदांग है। वेदांग में है वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया है, मैंने बताया ही था, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और एक तो क्या था, ज्योतिष। फिर व्याकरण साहित्य की बात करते हैं। संस्कृत भाषा को नियमबद्ध और अपेक्षाकृत सरल बनाने में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। फिर पुराण है। पुराण और महाकाव्य। पुराण का अर्थ प्राचीन कथाएं हैं जिनकी संख्या 18 है। महाकाव्यों में वाल्मीकि रचित रामायण तथा वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत का उल्लेख मिलता है। तो इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। हाँ, आज के लिए इतना ही। कल मैंने कराया था आर्ट एंड कल्चर का इसी का पार्ट, लेकिन कल टेक्निकल इशू होने की वजह से पूरा वीडियो नहीं बन पाया, तो उस वीडियो को छूटा था वो हमने डाल दिया है। और आगे हम यूपीपीसीएस का ही जो अदर सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके मेंस के क्वेश्चन करेंगे। चूंकि मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उसी का मैं वीडियो डाल के अपलोड करता हूँ। मैं भी अभी नया चैनल शुरू किया हूँ, मुझे भी बस रिवीजन के लिए मैं अपना डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलता है और आपको लगता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप कुछ सीख पाते हैं, तभी मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तनिक भर में, तो मत करिए फिर, और क्या ही किया जा सकता है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।